पाया है। मीनू जी, ये जो एक तो हुआ पैकेज की बात, और उसमें तो स्पष्ट हो गया आज तो जो कुछ निकल के आया, भले ही वो 58,900 करोड़ रुपए बिहार को मिलने की बात कर रहे हो, बाकी उधर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश राज्य की बातें हो रही हो, लेकिन यहाँ इसको तो लेकर साफ आज संसद में एक सवाल के जवाब में, लिखित सवाल के जवाब में आ गया है। वित्त राज्य मंत्री ने कह दिया कि कोई हम जो है विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, और उस पर अब वो उनसे कहीं ना कहीं बिहार में सवाल होने लगे हैं। कैसे देखें इसको, क्या संभावनाएं इसमें आगे दिखती हैं कि इसके रिपरकेशंस क्या होंगे? मीनू जी, इन्हें अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। सॉरी, देखिए इसके रिपरकशंस तो वो होंगे जैसा नीतीश बाबू चाहेंगे। अगर उन्होंने बिल्कुल ही सरेंडर कर रखा है मोदी जी के आगे, जैसे पैर छू के उन्होंने 2-2 बार पैर छू लिए हैं, तो उससे तो लगता है कि वो 26,000 करोड़ मिल जाए तो भी खुश है, 26,000 मिलते तो भी खुश हो जाते, क्योंकि उनको उन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर रखा है। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए किस अमाउंट के ऊपर, या तो विशेष पैकेज होता या फिर विशेष राज्य का दर्जा होता। अब जो मोदी जी उस वक्त जो 2015 में जब 1.25 लाख करोड़ की बात कर रहे थे, और कहा आप 26,000 करोड़ पे आके टिके आप, मतलब कहा तो ऊपर की तरफ बोली लगा रहे थे, अब नीचे की तरफ लगाती बोली। तो ये तो जो, और उसमें देखिए खाली हाईवे का प्रोजेक्ट है, उसमें आपके रेलवे भी है, उसमें एयरपोर्ट भी है, मेडिकल कॉलेज भी है उसमें इंक्लूडेड, उसमें राजगीर का प्रोजेक्ट भी है इंक्लूडेड। तो वो इतनी सारी चीजें उसके अंदर है, और उसमें देखिए जो जो प्रोजेक्ट हाईवे के जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो तो कहाँ की कंपनियों को दिए जाएंगे वो पता है, वो बिहार की कंपनियों को तो मिलेंगे नहीं। लेबर का काम जरूर मिलेगा बिहार की लोगों को, वो बिहार के लोग तो वो ये लेबर वाला काम तो बेचारे बाहर भी जाके करते हैं काम, तो वो बिहार के जो लेबर हैं, जो लोग लेबर कर जाते हैं बाहर, वो मोस्ट ऑफ देम लेबर का काम ही कर रहे हैं बाहर जाके, तो उनको फायदा क्या मिलेगा। हाँ ये जरूर है कि कमीशन के चक्कर में कुछ थोड़ा बहुत जेडीयू और जो उसकी पार्टियां हैं जो उसमें कमीशन रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, वो जरूर मिल जाएगा। तो ये बिहार को जो ये है कि हाँ राजगीर का ये जो मंदिर टेम्पल, इनकी टेम्पल टूरिज्म की बात चल रही है, तो वहां भी उन्होंने शुरू कर दिया, ये राग छेड़ दिया राजगीर का ये कॉरिडोर बनाने का। मतलब कॉरिडोर बनाना इनके हिसाब से विकास का सूचक है, एक विकास का नया पैमाना पैदा हुआ इस देश के अंदर कि मंदिरों के कॉरिडोर बनाना, जो तो उनको उधेड़ पछेड़ के और उसमें नए तरीके से मॉल बना के और उसके अंदर तरह तरह की आधुनिक सुविधाओं से युक्त उनको करके, और फिर आप पब्लिक को उसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया बजाय धर्म की आस्था के, वो उनका काम चल रहा है। यही आंध्र प्रदेश के साथ हुआ है। अब आंध्र प्रदेश वाले उन्होंने 1 लाख करोड़ तो अपनी कैपिटल बनाने के लिए मांगा था, राजधानी के लिए। उनका 15,000 करोड़ अभी क्या होगा, ऊंट के मुंह में जीरा। और उसके साथ आपका उनकी सिंचाई प्रोजेक्ट भी है, वो पलवावरम क्या नाम है उसका एग्जैक्टली, मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो है, उसमें वाटर प्रोजेक्ट भी है, पावर प्रोजेक्ट भी है, रेल रोड, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, और उसमें आपने थोड़ा सा दे दिया कि भाई ये ले लीजिए। और इससे ज्यादा खिलवाड़ तो उन्होंने हिमाचल, सिक्किम और उत्तराखंड के साथ किया है कि हम आपदा प्रभावित जो राज्य रहे हैं पिछले साल, उनको उसको निपटने में सहायता राशि देंगे। कितनी देंगे ये नहीं बताई, मतलब नाम गुड़ न दे, गुड़ की सी बात क्या दे कि हम आपदा राशि देंगे। हिमाचल वो राज्य है जो पिछले साल इतनी भयानक आपदा आई और वहां पे केवल राज्य ने अपने ही जो सीमित संसाधन थे उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने उस आपदा से निपटे। अब आप उनको बता रहे हैं कि हम आपको देंगे कुछ सहायता राशि देंगे, और कब देंगे, कितनी देंगे, ये किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो ये इस तरीके की बातें करते हैं। और ऐसी ही इन्होंने एक और जो राज्यों की बात चल रही है कि पूर्वोदय का नाम लिया कि भाई हम पूर्व का जो हिस्सा है, जो पूर्वांचल पूर्वी भारत है, उसके विकास के लिए एक योजना लाएंगे। उसमें राज्य कौन कौन से जोड़े इन्होंने, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, लेकिन बंगाल को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया आपने बंगाल को? बंगाल से क्या दुश्मनी है? मतलब आप उनको सबक सिखा रहे हैं। जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि भाई जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, तो उन्होंने आपने बजट में पूरा करके बता दिया ये बात। मतलब बंगाल को मिला क्या? बंगाल का याद है आपको कि मनरेगा के की जो पेमेंट अधूरे पड़े थे, वो सालों से इनको केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा था,
और ममता बनर्जी खुद आई थी यहाँ पे, उन्होंने धरना भी दिया था दिल्ली आके, लेकिन उनको पैसा मिलने में देरी होती रही। तो अभी भी जो मनरेगा का बजट है वो अभी भी जस का तस है, उसमें कोई बढ़ोतरी या घटोतरी कुछ ऐसा ऐसा हुआ ही नहीं है। मतलब जो जो भी हो रहा है वो आज भी, जो आप बात कर रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट के लिए अभी भी जो आप रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह की बात हो रही थी, बात क्या हो रही है, क्रूज कंपनियों को दिया जाएगा पैकेज। मतलब क्रूज कंपनी में, क्रूज में कौन जाता है, अमीर लोग जाते हैं, इलीट मध्यम वर्ग से भी ऊपर के लोग, आप उनके बढ़ावे की बात कर रहे हैं, मतलब आपका ध्यान वहां रहता है। आप थर्मल पावर की बात कर रहे हैं, उसमें भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। आप न्यूक्लियर पावर की बात कर रहे हैं, उसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इवन सोलर में भी पब्लिक प्राइवेट, वहां तो ऑलरेडी है, अंबानी अडानी के हाथ में है सारा सोलर का। तो आप जो है अभी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के ही हित में काम कर रहे हैं, लेकिन जो पिछड़ा वंचित दलित तबका है उसके लिए आप कोई काम वहां हो नहीं रहा है। मैं आपको 2-3 चीजें पढ़ के बता देती हूँ जो मेरे पास है। सर्व शिक्षा अभियान में पिछले 2 साल से एक ही बजट चला आ रहा है 37,500 करोड़ का। मतलब या तो स्कूल खुलने बंद हो गए हैं, या आपने स्कूल बंद कर दिए हैं, या बच्चे उतने के उतने ही हैं, नए बच्चे दाखिला नहीं हुआ है, जो कि बजट उतना का उतना ही है और महंगाई भी नहीं बढ़ी है। तो आपके 37,500 करोड़ में ही काम चल रहा है। जब से आप आदिवासी विकास योजना का बजट वही का वही बजट चल रहा है। वात्सल्य मिशन, उसमें 1472 करोड़ रुपया पिछले 2 साल से यही चल रही है राशि, ये माताओं के लिए है ये। तो ये आपका मतलब आप जो है कि इस देश में होता क्या है, विकास का पैमाना क्या है कि इस तरह की योजनाओं में जो दलित पिछड़ा या वंचित तबका है उसके लिए कुछ अमाउंट बढ़ाया जाए, वो नहीं बढ़ाया जा रहा है। इसी तरीके से पोषक तत्व योजना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये बच्चों के लिए है। हर तरफ मीनू जी, हर तरफ निराशा ही निराशा, सीधी बात है। लेकिन निराशा जी 46,000 आप उसमें सुनिए, 40,000 करोड़ से उसको 40,000 करोड़ पे ले आए हैं। मतलब पोषण नहीं देंगे आप बच्चों को। क्या आप चाहते हैं कि भाई पोषण के अभाव में आबादी कम हो जाए, ज्यादा अच्छा होगा, यही माना जाएगा? या बच्चे पैदा होने कम हो गए, या इस देश की जनसंख्या स्थिर हो गई है इसलिए बजट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, घटा दिया जाए उसके बदले में? तो ये इसके बहुत सारे इसके अंदर ऐसी चीजें हैं कि जो जिसको कि कहते हैं ना कि बस मोदी जी ने हिसाब बता दिया, यहाँ से काट दो बजट, वहां से 10,000 करोड़ काटो, वहां से 5,000 काटो, और इसको बिहार को दे दो, ये थोड़ा सा आंध्र प्रदेश को देके इनके हाथ में झुंझुना थमा दो। अब ये देखना है कि नीतीश कुमार जी उस बजट में मान जाते हैं या नहीं, और जो नायडू जी हैं वो इस चीज को किस तरीके से लेते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, हम तो मोदी जी के चाकर हैं, तो कुछ भी मिल जाए वही बहुत है, अहोभाग्य है। मीनू जी, ये जो वास्तव में है निकल कर आता है, दिखता है साफ साफ कि बार्गेनिंग, और ये थोड़ा जो बैसाखी है, ये जो राहुल गांधी ने कहा है कि कुर्सी बचाने वाला बजट, और बाकी राज्यों में जो बहुत प्रोमिनेंट स्टेट्स हैं जहां बहुत बहुतायत है, भारतीय जनता पार्टी के हों या जो और बाकी दल जो उनके और हैं जो बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं है सहयोगी, उनको छोड़ा गया है। क्या यही है कि कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए फिलहाल? यही इसको ऐसा माना जाए, देखा जाए? सभी से मैं सवाल करता हूँ। हाँ, मतलब यही है कि अब ये तो माना ही जाएगा। अब 3 राज्यों में अब चुनाव आ रहे हैं, अब उनको बेट डाली गई है कि कुछ चाहिए तो हरियाणा को, कुछ चाहिए तो हमें जिता दीजिए, आपको भी दे देंगे ऐसा ही पैकेज, झारखंड को भी दे देंगे ऐसा ही पैकेज, महाराष्ट्र को तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी इनके पैकेज की। लेकिन ये इस तरीके, ये संघवाद के ऊपर सीधी सीधी चोट है संजीव जी। मतलब प्रधानमंत्री जो है, जो संघ जो है भाई, जो संघ वर्ड है, ये इवन संविधान में भी केंद्र वर्ड का ही इस्तेमाल नहीं किया गया है, संघ किया गया है वर्ड इस्तेमाल। संघ का मतलब बहुत सारे राज्यों का एक समूह, और उसके शीर्ष पे बैठा है, दिल्ली में एक सरकार बैठी है, तो वो संघ की सरकार कहलाती है। तो संघ की सरकार के तो नजर में सब एक बराबर होने चाहिए। अब देखिए, कुछ भी कहिए आप इसको, चाहे आप इनको कह दीजिए कि इनको वादा था पोल्स से पहले, लेकिन ये तो एक राजनीतिक वादा था आपका। आप उसमें आप सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं कि आप बिहार और आंध्र प्रदेश का आपकी प्रायोरिटी में है,
क्योंकि उन्होंने आपको वहां से आपको सपोर्ट मिल रही है। तो क्या अगर सपोर्ट कल को वो देना बंद करे तो क्या ये बीच में ही खींच लिया जाएगा वापस ये जो पैकेज है, या जितना भुगतान हो गया उतना हो जाएगा, बाकी किस्तें रोक ली जाएंगी? भाई मान ले 4,000 करोड़ चले गए और बाकी के रह गए, तो चलो भाई आधे में रह जाएंगी योजनाएं। तो एक ये मतलब मेरे हिसाब से इस तरीके का ये एक प्रलोभन वाली बात है ये, और ये एक जो बाकी देश की जनता है उसके साथ छलावा है कि मतलब क्या उनके वोट की कीमत उतनी नहीं है? आंध्र प्रदेश और बिहार के वोट की कीमत ज्यादा है। भाई आंध्र प्रदेश और वहां के वोटर ने जो वोट दिया उनको तो सरकार आगे बढ़ाएगी, बाकी को नहीं बढ़ाएगी क्या? बहुत सारे राज्य हैं कि जिनको बहुत समर्थन की जरूरत है, उनके बराबर में झारखंड है, बहुत पिछड़ा राज्य है। चलिए उड़ीसा में तो उनकी सरकार आ गई है, तो लेकिन अदरवाइज आप जो कर रहे हैं ये एक टकराव वाली बात आपने शुरू कर दी है। और आपने देखिए अभी तो क्योंकि लोगों ने इसके फाइन प्रिंट्स पढ़े नहीं है, बजट के अभी सामने नहीं आया है, स्टडी नहीं हुआ है डीप, तो अभी पता चलेगा कि कितना कहां से काट के आपने बिहार और आंध्र प्रदेश को दे दिया है। तो ये सीधा सीधा एक संघवाद के ऊपर आपने ये प्रहार किया है, और ये देखिए कहां तक जाएगी ये राजनीति। वैसे मेरा तो मानना ऐसा है, मेरे तो जो सुन के इस बजट को पहली टिप्पणी यही थी कि ढीला ढाला सा सुस्त सा बजट है, 1 घंटे में सीतारमण जी ने पूरा भी कर दिया। मतलब पिछली योजनाओं की उपलब्धि तक नहीं बताई, जो इनका स्टैंड अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया और खेलो इंडिया। आर्थिक सर्वेक्षण में बहुत सारी चीजें खुली थी मीनू जी, कल साफ हुआ था, देश ने देखा था जब आर्थिक सर्वेक्षण आया था, उसमें था कि ना रोजगार को लेकर उनके पास में बहुत कुछ है, क्लियर हो गया था सारी चीजें, और भी चीजें स्पष्ट हुई। तो वो लग रहा था कि जो शुरुआत जो है वो अंत के कहीं संकेत दे रही थी। हाँ, तो आपने 1 घंटे के अंदर उन्होंने फटाफट अपना पढ़ के उसको और उन्होंने उसको खत्म कर दिया। तो आपका उससे ही पता चल रहा था कि आपके पास कुछ कहने और सुने, तो ये सुस्त सा बजट है। उससे तो यही पता चलता है कि मोदी जी अभी इंतजार कर रहे हैं कि भाई तेल देखो, तेल की धार देखो कि चलेगी भी या नहीं सरकार। पता चला पैसा तो दे दिया और भाग गया लेके पैसा हो राज्य। जैसे होता है कि लोग धोखेबाजी करते हैं धोखाधड़ी में, ये होता है चिट फंड कंपनी वाले आपका पैसा लेके भाग जाते हैं। तो मोदी जी उस तरह के राजनीतिज्ञ हैं कि वो ऐसा नहीं है कि एक मुश्त हाथ में पकड़ा देंगे, वो तेल देखो, तेल की धार देखो वाले राजनीतिज्ञ हैं कि ये टिके भी रहेंगे या नहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। तो उसके हिसाब से वो बात करेंगे। एक इसमें नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, वो मैं उस पर कहना चाहती हूँ कुछ। नेचुरल फार्मिंग बोले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात वो कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, की जानी चाहिए, लेकिन ये ऑर्गेनिक फार्मिंग 140 करोड़ के देश के लिए वायबल नहीं है। 140 करोड़ की जहां आबादी है और 80 करोड़ जनता को आपको मुफ्त का अनाज देना है, तो वहां आप नेचुरल फार्मिंग में डेफिनेटली प्रोड्यूस घट जाती है। भाई जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें मेरे ख्याल से 1/10 भी प्रोडक्शन नहीं होता। आप गेहूं लगा के देख लीजिए। वो धनंजय सर ने कहा ना कि उनका उस तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है ना, कृषि नहीं, जो बिहार जो रीढ़ क्या है, देश ज्यादातर राज्यों में कृषि आधारित राज्य है, देश है, आपके उसमें कोई दिशा नहीं दिखती है ना क्लियरिटी के साथ में। हाँ, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आगे ये बात कहना चाहती हूँ। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग ने ही श्रीलंका का मंटाधार किया, आपको ध्यान होगा 2 साल पहले। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के चक्कर में ही हुआ वहां पे कि अनाज की कमी हो गई, बाहर से मंगाना पड़ा, निर्भरता पैदा हो गई कि देश का किसान खाली हो गया। और वहां पे उसके बाद जो बेरोजगारी जो फैली, उसके बाद आप देख ही रहे थे क्या हाल मचा था वहां पे इस तरीके का। तो इन योजनाओं का ठीक है फैशन के तौर पे, क्योंकि मोदी जी को इस तरीके की चीजें मिलेट और ये सब चीजें करने का शौक है, तो ठीक है आप करिए, लेकिन इसको एक प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए नेचुरल फार्मिंग अभी, क्योंकि जब तक अभी पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए देश की जनता का पेट भरना। भाई आप उसमें फर्टिलाइजर्स की खाद लगा के पेट भर रहे हैं या कैसे भर रहे हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको कि बजट में मतलब महत्व दे के बताया जाए, मुझे कुछ कम जची ये बात जी।